नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल एबीपी न्यूज। मैं हूं अखिलेश आनंद। अब वक्त हो गया है आपके अपने शो का, जो जनता की आवाज है, यानी घंटी बजाओ। घंटी बजाओ में हम हर उस आवाज को मंच देते हैं जो सिस्टम का पीड़ित हो, जिसकी कहीं सुनवाई ना हो रही हो। आज घंटी बजाओ में हम बात करेंगे बिहार की, जहां नीतीश कुमार के तथाकथित सुशासन में प्राकृतिक संपदा की लूट हो रही है। जी हां, सरकारी खजाने को करोड़ों का चूना लग रहा है, जबकि माफियाओं के पौ बारह हैं। हम घंटी बजाओ की इस पड़ताल में आपको दिखाएंगे कैसे अवैध बालू के खनन का गोरख धंधा बिहार में बदस्तूर जारी है। सरकार बार बार इस अवैध खनन को रोकने के दावे करती है, लेकिन ऐसा लगता है इन रेत माफियाओं की पकड़ सत्ता के गलियारों में इतनी मजबूत है कि कोई इनका बाल भी बांका नहीं कर पाता। घंटी बजाओ में इस मुद्दे का खुलासा हमने पहले भी किया था। सरकार ने तब इस अवैध कारोबार को रोकने का वादा भी किया, लेकिन गैर कानूनी तरीके से बालू निकालने का काम अभी भी जारी है। प्रशासन की नाक के नीचे जारी इस अवैध कारोबार को रोक पाने में नाकाम बिहार की नीतीश सरकार के खिलाफ 8422840000 पर आप घंटी बजाएं और रिपोर्ट देखिए। बिहार में दूर तक बहती गंगा नदी। इस गंगा नदी के रेत से भरे किनारे और इसी गंगा से लगे इलाके से चौंकाने वाली कई तस्वीरें एक के बाद एक आज आपके सामने आने वाली हैं। वो तस्वीरें जिनमें उन खोखले दावों की हकीकत है जो बिहार में नीतीश सरकार और उनके मंत्री जब तब करते रहते हैं। हर तस्वीर बिहार में न सिर्फ खोखले सरकारी दावों की घंटी बजाएगी, ये भी बताएगी कि नीतीश राज में कैसे उनके विभाग और अधिकारियों की नाक के नीचे गैर कानूनी खेल चल रहा है, वो भी दिन दहाड़े। हम आपको दिखा रहे हैं वो खुफिया रास्ता जिससे खुलेआम डकैती हो रही है और बालू को लोग इस पार से उस पार कैसे कर रहे हैं। ये बालू यानी रेत के अवैध खनन और उसकी खुलेआम चल रही तस्करी की तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों को एबीपी न्यूज संवाददाता प्रकाश कुमार अपने सहयोगी परमानंद और वीडियो जर्नलिस्ट विशाल के साथ गंगा से लगे इलाके से लेकर आए हैं, ताकि बिहार में सरकारी दावों का सच सबको पता चल सके और खुलेआम बालू माफिया जो खेल खेल रहे हैं उसकी घंटी बज सके, उस पर हमेशा के लिए लगाम लग सके। जितने सारे आप बालू देख रहे हैं, ये एक नाव में कम से कम 10 ट्रैक्टर बालू होता है। अवैध बालू खनन और तस्करी के इस खेल के कैमरे में कैद होने की कहानी अब एकदम शुरुआत से और सिलसिलेवार तरीके से आप जानिए। उबड़ खाबड़ रास्तों पर चलते हुए अब हम पहुंच गए हैं ठीक गंगा नदी के बीच में। हमारे पीछे आप पीपा पुल देख रहे हैं। इस पीपा पुल को हम पार करेंगे और फिर हम आपको दिखाएंगे कि कैसे खुफिया रास्ते से बालू, अवैध बालू का कारोबार चल रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी परमानंद होंगे जो बताएंगे कि ये जो अवैध खनन चल रहा है कितने दिनों से चल रहा है। ये राजधानी पटना से लगा दानापुर दियारा इलाका है। जहां कच्चे और कई ऊबड़ खाबड़ रास्तों को पार करके एबीपी न्यूज की टीम पहुंची तो यहां इन तस्वीरों से सामना हुआ। गंगा नदी पर बने इस पीपा पुल के नीचे से एक के बाद एक कई नाव गुजरती आप देख रहे हैं।
कोई नाव अवैध बालू से भरी है, कोई खाली है। हर नाव पर 10 से 12 और 15 लोग सवार हैं। नाव पर सवार ज्यादातर लोग वो मजदूर हैं जो बालू माफियाओं के लिए काम कर रहे हैं। इसके बदले माफियाओं से इन्हें पैसा मिलता है, जिसके लिए ये हर नियम कानून को ताक पर रख देते हैं। इसी तरह पीपा पुल के नीचे से जुगाड़ के जरिए नावों में अवैध बालू को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। ये बालू गंगा नदी के अलावा सोन नदी से भी खुलेआम निकाली जा रही है। इसी काले खेल का खुलासा संवाददाता प्रकाश कुमार ने किया। ये जो है पूरा बालू माफिया जो है उनका गढ़ माना जाता है। छपरा के डोरीगंज इलाके से लोग चलते हैं और फिर इसके नीचे से आराम से निकल जाते हैं और एक के बाद एक जितने सारे आप बालू देख रहे हैं, ये एक नाव में कम से कम 10 ट्रैक्टर बालू होता है, 12 ट्रैक्टर बालू होता है। आप समझ लीजिए कि बगैर टैक्स दिए, बगैर पैसा दिए कैसे रोज हजारों नाव इस पार से उस पार और फिर वो पहुंच जाता है ग्राहकों तक, जिसे मिट्टी के भाव खरीदा जाता है, जिसका दाम बहुत कम होता है, उसे सोने के भाव में पटना में मंडियों में बेचा जा रहा है। आप देख लीजिए खुद गंगा नदी, और यहाँ पर गंगा नदी में जो पीपा पुल बनाया गया है, इसके 6 महीने तक करीब जब पानी कम होता है तो उस वक्त में ये पीपा पुल होता है और बाकी समय में पीपा पुल हट जाता है। लेकिन जब पीपा पुल बन जाता है तो उसके बाद से किस तरह से खुफिया रास्ते से नाव पास होते रहता है। बिहार में गंगा और सोन नदी से लाल बालू के अवैध खनन से काली कमाई का ये पहला या नया मामला नहीं, लेकिन इस बार कुछ नया है तो वो है बालू के माफियाओं और धंधेबाजों का तरीका। एक बार फिर से देखिए कैसे पीपा पुल के नीचे के रास्ते को बालू माफियाओं ने तस्करी का रास्ता बना लिया है, जो पुल और उससे गुजरने वाले आम लोगों के लिए बेहद खतरनाक हो गया है। देखिए आप कैसे खुफिया रास्ते से पहले लोग सिर झुका लेते हैं, उसके बाद पतवार को नीचे कर लेते हैं और फिर ऊपर से ट्रैक्टर है, गाड़ियां जा रही हैं और नीचे से वो किसी तरह से बड़ी मेहनत मशक्कत के बाद वो पार करते हैं। बालू के इस काले खेल में लगे इन लोगों को ना किसी का डर है, ना किसी का खौफ, खुलेआम सब चल रहा है और इसे देखने और रोकने वाला दूर दूर तक कोई नजर नहीं आता, ना पुलिस, ना कोई विभाग और ना ही उसके अफसर। जो अच्छा काम किया है, बालू बंदी करना है, पूरा बिहार बालू से जुड़ा हुआ, अब यही काम है, बालू बंद कर देना, गरीब का क्या कर रहा है। गंगा नदी पर पीपा पुल के नीचे के ये रास्ते बहुत सकरे हैं, लेकिन बड़ी बड़ी ओवरलोड और लाल बालू से लदी नाव फिर पुल के नीचे से आर पार हो जाती है। ये सिलसिला सारे दिन चलता है। 50 से ज्यादा नावों को पीपा पुल के नीचे के इस रास्ते से पार होने में सिर्फ आधा घंटे का वक्त लगता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने बड़े पैमाने पर सिर्फ इसी इलाके में बालू का काला खेल चल रहा है। पतवार है जिसे इस खुफिया रास्ते से ले जाते वक्त नीचे गिरा दिया गया था और अब उसे ऊपर उठा दिया गया है और जितने भी आप एक नाव पर कम से कम 10 से 15 लोग आपको मिलेंगे, ये सब मजदूर हैं ज्यादातर जो ठेकेदार के लिए काम करते हैं। बालू माफियाओं और धंधेबाजों के लिए गैर कानूनी काम में जुटे इन लोगों से संवाददाता प्रकाश कुमार ने बात करने की भी कोशिश की। आओ ना फिर चल जाना बोल के। मजबूरी के नाम गांधी जी है, करे तो बेचारा क्या करे। अगर मान लिया जाए कि अगर ये नाव नहीं जाएगा तो एक नाव से 100 आदमी का खर्च चलता है। एक दिन नाव बंद हो जाएगा एक ठो, 100 आदमी भूखे मर जाएंगे। बालू के अवैध खनन और तस्करी में लगी इन नावों पर अब जरा बारीकी से ध्यान दीजिए। देखिए नावों पर चूल्हे से लेकर खाने पीने और सोने से लेकर जरूरत का हर साजो सामान मौजूद है।
ये सारा इंतजाम इसलिए ताकि नाव से ज्यादा समय के लिए इन लोगों को उतरना ना पड़े और ज्यादा से ज्यादा बालू का खनन कर उसे एक जगह से दूसरी जगह लगातार पहुंचाया जा सके। ऐसा नहीं है कि सभी लोग बालू माफियाओं के लिए ही काम कर रहे हैं। इलाके के कुछ दूसरे लोग भी खुद नियम कानूनों को ताक पर रखकर और जोखिम लेकर गंगा और सोन नदी के इलाकों से बालू निकालने लगे हैं। दावा है कि उसके लिए भी पैसा रंगदारी के रूप में बालू के दबंग माफियाओं को देना पड़ता है और ये सब काम पीपा पुल ठेकेदारों की मिली भगत से दिन दहाड़े चलता है। आरोप तो यहाँ तक है कि सरकारी विभाग के कई लोग भी इस काले खेल में शामिल हैं, इसलिए भी इसे रोकने वाला कोई दूर दूर तक नहीं दिखता। बिहार के 29 जिलों में बालू खनिज उपलब्ध है, जिसे निकालने के लिए बालू घाटों की नीलामी कानून और सरकारी दिशा निर्देशों के तहत की जाती है। पिछले साल जुलाई में बालू के अवैध खनन पर रोक लगाने वाला नया और सख्त कानून भी बिहार में लागू किया गया, जिसमें अवैध बालू के पकड़े जाने पर 25 गुना जुर्माने और 2 साल की सजा का प्रावधान है। बालू के अवैध खनन में लगे वाहनों पर 25,000 से 4 लाख रुपए तक फाइन और उन्हें नीलाम करने का प्रावधान है। बावजूद इसके बालू खनन और तस्करी दिन दहाड़े चल रही है। गवाह पिछले महीने की ड्रोन से ली गई ये तस्वीरें भी हैं। ये भोजपुर जिले की तस्वीरें हैं जो आसमानी कैमरे ने फरवरी महीने में कैद की। देखिए कैसे सोन नदी के पास सैकड़ों ट्रक और ट्रैक्टर सरकार को चुनौती देते हुए लाल बालू के खनन, ढुलाई और तस्करी में जुटे हुए दिखे। भोजपुर बिहार के उन जिलों में है जहां अवैध बालू खनन के दौरान जानलेवा हमले और हत्याएं तक होती हैं। बावजूद इस काले खेल और करोड़ों की काली कमाई पर रोक सरकार नहीं लगा पा रही है। इससे कितना बड़ा नुकसान हो रहा है वो भी समझ लीजिए। एक अनुमान के मुताबिक बालू माफियाओं की वजह से बिहार सरकार को हर महीने करीब 350 करोड़ के राजस्व का नुकसान हो रहा है, यानी हर दिन करीब 10 से 12 करोड़ के राजस्व का नुकसान। साल 2021 में खनन और भूतत्व विभाग ने सिर्फ बालू खनन से 2454 करोड़ रुपए के राजस्व का टारगेट रखा था, लेकिन 400 करोड़ रुपए ही राजस्व में सरकार को हासिल हुए। इसीलिए बिहार की नीतीश सरकार से सांसद चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी सवाल पूछती है, बड़े आरोप भी लगाती है। सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकती है, लेकिन आपका जो मंतव्य हो वो बिल्कुल पाक साफ हो। आप सच में उसको रोकना चाहें, क्या शराब नहीं रुक सकता है? लेकिन अगर रोकने की आपकी मंशा हो तब तो। वही बात बालू के साथ है। आप अगर थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे तो आपको मालूम चलेगा कि जो ये बालू माफिया हैं, हो सकता है कि कोई सरकारी नेता, जो सरकार है उन नेता के कुछ लोग जान पहचान के हैं, कुछ उनके रिश्तेदार हैं। तो जब संयम है कोतवाल तो फिर डर किस बात का है? मुझे नहीं लगता है कि सरकार की मंशा है कि इस चीज़ को रोका जाए। सरकार इसमें खूब मिली हुई है और जो पैसा बालू माफिया कमाती है उसमें सरकार की भी हिस्सेदारी है। बिहार में कई जगह बालू माफियाओं की मनमानी और उनके खिलाफ कोई ठोस एक्शन न होने पर सवाल एबीपी न्यूज ने पहले भी लगातार उठाए हैं और गवाह हैं ये तस्वीरें। 19 मार्च 2018 को घंटी बजाओ शो में हमने सबसे पहले बालू के अवैध खनन और तस्करी का मुद्दा उठाया था। खबर के बाद नीतीश के अधिकारियों की ओर से इस काले खेल पर लगाम लगाने और व्यवस्था में सुधार के बड़े बड़े दावे तब हुए थे, लेकिन तस्वीर बदली नहीं। 2021 में फिर घंटी बजाओ शो में हमने बालू माफियाओं का मुद्दा उठाया और आज नई तस्वीर भी आपके सामने है। इसलिए बिहार के सीएम नीतीश कुमार से सवाल है कि सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने वाले ऐसे माफियाओं और धंधेबाजों पर कड़ा एक्शन आखिर कब होगा? कब ये सब बंद होगा? ऐसे सवालों के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्टर शशांक कुमार पटना में नीतीश सरकार में बीजेपी कोटे से खनन और भूतत्व मंत्री जनक राम से मिले। बड़ी बड़ी माफियाओं के ऊपर जेसीबी, हाइबा, ट्रक, ट्रैक्टर, ट्रॉली, नाव भी जब्त करना, नाव को भी नुकसान करा दिया जाता है। तो सारी विधि व्यवस्था मजबूती से लगा हुआ कि अवैध तरीके से काम करने वाले लोगों को कमर को तोड़ना है।
बड़े बड़े माफियाओं को ऊपर FIR होना, आर्थिक जुर्माना लगाना, ये सरकार कर रही है। फिर भी कहीं अगर आपके संज्ञान में आ रहा है तो वो सरकार पूर्णतः उस पर कार्रवाई करेगी। नीतीश सरकार के मंत्री बड़े दावे कर रहे हैं, एक्शन के नए वादे भी उनसे सुनने को मिले हैं। उम्मीद है कि बिहार में आने वाले दिनों में ऐसी तस्वीरें फिर देखने को नहीं मिलेंगी, और अगर फिर देखने को मिलेंगी तो सरकार की घंटी जरूर बजेगी। ABP न्यूज आपको रखे आगे।